हेलो फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें हम लोग 2016 के जो पेपर्स आए हुए थे मैथ्स के, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को देखे हुए थे। आज हम लोग उसी में देखेंगे 6 अप्रैल 2016 में जो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है मैथ्स का, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को बनाते हैं। और यह क्वेश्चन क्या है, के एल के साथ एक निश्चित दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसके बाद एम के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुल 27 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में पूरा करता है। तो एम के साथ तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन और यह 6 अप्रैल 2016 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि के एल के साथ में भी कुछ दूरी तय करता है और एम के साथ भी कुछ दूरी तय करता है, लेकिन टोटल जो दूरी है वह कितना है, तो वह 27 किलोमीटर की दूरी है और यह 7 घंटे में पूरा करता है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस कितना है हम लोग का, ये 27 किलोमीटर है, ठीक है। और इसी को तय करने में कितना लगता है टोटल घंटा, तो हमें टोटल टाइम लगता है, टोटल टाइम ये लगता है हमारा 7 घंटा। अब इसको इस प्रकार से समझते हैं। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं ये एक डिस्टेंस है, तो यही है 27 किलोमीटर। यहाँ से कुछ दूरी तय करता है। ये जो बंदा है के एल के साथ में जब चलता है तब वह कुछ दूरी तय करता है। तो कुछ दूरी को मान लेते हैं, यहाँ से इतना तक तय किया, तो यह डिस्टेंस हमें पता नहीं था, तो यह x किलोमीटर हमने मान लिया। और बाद में मतलब बचा कितना, तो ये इधर बचेगा 27 माइनस x किलोमीटर, क्योंकि टोटल में से यह बच जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टोटल टाइम लग रहा है 7 घंटा और यह है कुछ दूरी है और यह भी कुछ दूरी है। तो हम यह भी जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर ये जानते हैं कि दूरी बट्टा चाल होता है। अब हम लोग पहला यहाँ से यहाँ तक का जो समय है उसको देखते हैं। तो दूरी कितना है, तो दूरी है x किलोमीटर, साथ में साथ यहाँ पे चाल पहले दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेंगे। यह यहाँ से यहाँ तक का चाल है, तब यहाँ से यहाँ के लिए भी कुछ समय लगेगा, तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ का जो डिस्टेंस कितना है वो है 27 माइनस x डिवाइडेड बाई कितना है, तो यह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह भी समय यहाँ से और यह भी एक समय है, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमें टोटल टाइम कितना लगता है, तो 7 घंटा। यही हमारा ऐसा है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या निकलता है हमें यह देखते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा वह हो जाएगा हम लोगों का 6, ये 3 दूना 4, तो 2x हो जाएगा ऊपर में, ये तो 6 के साथ 6 रहेगा, तो ये 27 माइनस x रह जाएगा बराबर 7। यह है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये 2x रह जाएगा और ये माइनस है, तो ये भी इसके साथ में माइनस हो जाएगा, तो 2x में x चल जाएगा, तो यहाँ पे केवल x बचेगा और यहाँ प्लस 27 बच जाएगी। अब ये 6 जो है वह ऊपर में आ जाएगी इस बार में, तो इस प्रकार बनेगी। यहाँ x बराबर हो जाएगा 42 माइनस 27, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 42 में 27 घटाएंगे तो 15 आ जाएगी। यह आ जाएगा क्या, यह x का वैल्यू आया यहाँ पर। अब हम लोगों को जो m के साथ में तय करता है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वह k प्लस m है, तो यह 27 में से 15 घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। तो ये 12 किलोमीटर हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर 1 में हमें यह मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन है। तो 5% की हानि पर, यानी कि 5% हानि, इसको हम कहेंगे 100 में से 5% का हानि, यानी 95% का बात कर रहा है। तो यही जो 95% होगा वह किसी भी वस्तु को उतना में करता है, बेचता है, तो फिर हमें 1265 रुपये बेचा गया, यानी 1265 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो वह मान लेते हैं कि वह जो वस्तु था उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं। पहले क्रय मूल्य जो था वह 100 रुपया था, तो इसी x का ही हमारा 95% निकालते हैं तो हमें मिलता है 1235।
इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1235 गुना 100 डिवाइडेड बाई 95। तो यह करेंगे तो हमें मिल जाएगा काटने के बाद 1300 रुपया। तो यह हमारा क्या निकल जाएगा, x को हम लोग माने हैं क्रयमूल्य यानी कि CP। अब इसी CP में से हम लोगों को 10% का लाभ लेना है, यानी कि इस CP में ही हमें लेना है लाभ कितना, 10%। 10% यानी कि 100 में से 10%, यानी उसको हम सीधे 110% कर सकते हैं, यह हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाती है 1430। इतना रुपया जो होगा वह हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जो क्या होगा, बाद का होगा। तो यही है हमारा आंसर। अब इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर C है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक समलंब यानी कि ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यह है क्वेश्चन जो समलंब के बारे में, और समलंब त्रिभुज के बारे में आप लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में आप लोग ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छी तरह से बताया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। समलंब यहाँ पर दिया हुआ इसका क्षेत्रफल, मान लेते हैं यह एक समलंब चतुर्भुज है, ABC और D नाम दे दिए हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है हमारा। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो यह होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का एरिया हो गया। अब यह जो एरिया दिया हुआ है हम लोगों का क्वेश्चन में 18, ये 1/2 गुना हाइट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। और समांतर भुजाओं का योग, इसमें से एक जो आधार दिया हुआ है, मान लेते हैं यह एक आधार है, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का बन जाएगा। इधर से देखेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा। तो फिर ये आधार है हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर, यह हमारा कह रहा है। तो आधार 5 मिला, और साथ ही साथ हम लोग को ये निकालना है, क्योंकि समांतर भुजा कह रहा है तो CD को निकालना है। तो इसको हम लोग नहीं जानते, पता नहीं है, तो उसको हम लोग x मान लिए हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो 2 है इसको सीधे 18 के पास में मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर ये 3 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाता है 15 + 3x, ये हो गया। ये 36 में से हमारा 15 माइनस करते हैं तो ये 3x बचता है। यह हमारा माइनस कर लेते हैं, 36 में से 5 जाएगा, सॉरी 36 में से 15 जाएगा 1, और यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बच गया। तो 3x बराबर 21, तो x बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर निकल गया। तो यही हमारा आंसर था। और ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं इसको। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो इसके बारे में आप लोग पिछली वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को आसानी से बना लेना है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की साधारण ब्याज समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के परिपक्वता मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया उसको पहले देखते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और रेट जो है वह 5% दिया हुआ है। तो पहले साधारण ब्याज कह रहा है, तो साधारण ब्याज जो कहता है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट उसका होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा x होता है, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटा x होता है। यह फॉर्मूला है, तो इसको भी आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो 5000 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 0 कट जाएगी, तो फिर हमारा निकल जाएगा 500
रुपया इसका ऐसा ही निकल गया है। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि उसी रेट पर उतना ही टाइम के लिए और यही राशि रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो यहाँ पे CI का फॉर्मूला निकालते हैं। तो CI का फॉर्मूला आप लोग आसानी से याद कर लिए होंगे या फिर आसानी से याद कर लेंगे। तो इसका CI का फॉर्मूला होता है कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T माइनस P होता है। अब यहाँ P से प्रिंसिपल यानी कि 5000 हो जाएगा। फिर सारे के सारे वैल्यू रखते हैं तो P मतलब 5000 इंटू 1 प्लस 5/100 का पावर T मतलब टाइम मतलब 2 वर्ष हो जाएगा। फिर माइनस 5000। जब इसको सॉल्व करते हैं ये 20 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो यह 21/20 हो जाएगा। फिर 2 बार है तो हम लोग 21/20 लिख सकते हैं, माइनस 5000 कर लेंगे। जब इसके सारे के सारे का सॉल्यूशन करते हैं तो फिर हमें निकलता है इसका वैल्यू 512.5। इतना सारा सॉल्यूशन करते तो हम लोगों को निकलता है इतना 512.5 रुपया। अब यहाँ पर कह रहा है कि मूल्यों का अंतर यानी कि साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का जो मूल्य है उसका अंतर निकालने के लिए कह रहा है। तो अब यहाँ पे अंतर कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे अंतर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 512.5 माइनस ये 500 रुपया, ये 500 रुपया SI वाला। जब इसको घटाते हैं तो हमारा मिलता है 12.5 रुपया। तो यही है हमारा आंसर और ये ऑप्शन नंबर D है इसका सही उत्तर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सबको इस प्रकार से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि का परिपक्वता मूल्य 3 साल में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8700 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परिपक्वता मूल्य कह रहा है और वह दिया हुआ है कितना 8700 रुपया। तो यह हमारा मिश्रधन हो जाता है। तो मिश्रधन दिया हुआ है 8700 रुपया। समय दिया हुआ है 3 साल के लिए और रेट दिया हुआ है हमारा 15%। तो यानी कि टाइम 3 इयर्स और रेट दिया हुआ है 15% और हमें निकालना क्या है मूलधन। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है। हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब मिश्रधन दिया हुआ 8700 रुपया, मूलधन निकालना है तो मूलधन x मान लेते हैं। और ब्याज के लिए क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुना समय। तो समय यहाँ पे T है तो 3 सीधे सीधे डायरेक्ट लिखते हैं और रेट कितना होगा तो R। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 ये कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्यूशन करते हुए जाते हैं तो हमें आसानी से मिल जाएगी। तो इसको हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 का 3 का 5 से 15, 5 दूना 10, 20 हो जाएगी। अब इसको देखते हैं तो 8700 बराबर हो जाएगा। ये एलसीएम इधर नीचे में 20 आ जाएगी, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जोड़ेंगे तो 20x प्लस 9x आ जाएगी। 8700 इंटू 20 बराबर 29x। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2 3 0 हो जाएगा। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 इतना कर लेंगे। इतना बराबर 29x हो जाएगी। जब इसको हम लोग काटते हैं 29 का पहाड़ा में तो यह हमारा 6 टाइम में कट जाती है और साथ में ये 3 0 8 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 6000 रुपया आ गया और यही हमारा आंसर है। क्योंकि x हम लोगों ने मान लिया था मूलधन को, तो मूलधन को हम लोग यहाँ पे x माने थे, इसी कारण से यही आंसर है और ऑप्शन नंबर B सही है। तो यही उसका उत्तर भी है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया, 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन है और ऑप्शंस भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। तो किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचते हैं तो कोई भी मूल्य रहता है, तो वह जो मूल्य है क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य को हम लोग x रुपीज़ मान लिए हैं। अब क्रय मूल्य में ही हम लोग को 15% का लाभ लेंगे तब हमें 920 रुपये प्राप्त होगी। तो इसको सीधे डायरेक्ट करते हैं तो x का 15% लाभ यानी 115% को हम लोग नीचे में बट्टा में 100 मान लेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 920।
x बराबर 920 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें निकलता है 800 रुपीज़। तो हमारा निकल गया x का वैल्यू 800 और यह x जो है वो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब इसी कॉस्ट प्राइस में हमें 20% का लाभ लेना है, तो यानी कि 800 का 120% निकाल लेंगे। 10 10 ये 10 0 काट लेंगे। 12 का पहाड़ा में 8 करेंगे तो हमें मिल जाएगी 96 और ये 0। तो यही है हमारा सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए कर रहा था, यानी सेलिंग प्राइस हमारा निकल गया SP 960 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य यानी कि मीन ज्ञात कीजिए। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 11 यानी कि शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से, 1 से लेकर के 2 3 करते करते पहुँचेंगे 11 तक। अब हम लोग यहाँ पर यह भी फॉर्मूला देखते हैं कि अगर प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योग पहले निकालना है हमें, तो प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब n मतलब क्या है, वो संख्या जो दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे 11 दिया हुआ तो 11 लिख लेंगे। n प्लस 1 है तो 11 प्लस 1 12/2 ये हो जाएगी। अब जैसे ही 2 हुआ तो इस 2 से इसको काट लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 11 को 6 बार में गुना करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो यह क्या आ गया, यह हमारा प्रथम प्रत्येक संख्याओं का योग हो गया, यह योग हो गया। अब जो माध्य होता है या जो औसत होता है वह होता है कि जितने भी संख्या रहेंगे उनका योग होता है और वो जितनी भी संख्या होती है माने कि संख्या, तो योग हम लोग का 66 निकल गया है। और उसका जो संख्या कितना है, तो प्राकृत संख्या n यानी कि 11 थी, तो 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 और यही 6 हमारा उत्तर भी है। तो यही 6 हमारा उत्तर भी है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन करा कि एक आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह है क्वेश्चंस। और आयत के बारे में क्षेत्रमिति में भी और ज्यामिति में भी आप लोग देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा जहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आयत का जो एक भुजा है वो 12 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। देखते हैं, तो मान लेते हैं यह एक आयत है ABC और D, इसमें विकर्ण क्या रहा है, तो विकर्ण है 13 सेंटीमीटर और एक भुजा है 12, मान लेते हैं यह वाला भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह भुजा फाइंड आउट करनी है, यानी कि BC को। हम लोग ये भी जानते हैं ट्रिपलेट रूल में अगर कोई एक समकोण त्रिभुज हो जाता है इस प्रकार से, यहाँ पे कोण बी में समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये विकर्ण हो जाता है और ये आधार होता है, तो सामने वाला भुजा उसका लंब होता है। तो ट्रिपलेट में ये होता है कि 12 13 होता है, तो अगला वाला जो भुजा निकलेगा वह 5 ही निकलेगा। और ट्रिपलेट रूल में जो होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यह 12 13 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, 12 13 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पे 2 भुजा दिया हुआ है, मतलब ये विकर्ण है ये भुजा है, तो ये सामने वाला हो जाएगा 5 का। अब ये जब हमारा 5 निकल गया है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमारा लंबाई क्या है, ये 12 है और चौड़ाई है 5, तो 12 और 5 का मल्टीप्लाई 60 ये सेंटीमीटर, तो यही हमारा उत्तर भी है। और ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। यहाँ पे 12 × 5 डायरेक्ट भी कर लेंगे तो 60 आ जाएगा। अगला देखते हैं
क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई क्या है, यह क्वेश्चन है। तो त्रिभुज है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। यह एक ABC और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 456 और ऊंचाई दिया हुआ है 24। तो यह हम लोगों ने एक हाइट नापी जिसका है 24 सेंटीमीटर। तो इसका आधार का लंबाई निकालना है, यानी BC का लंबाई निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यह होता है फॉर्मूला। और क्षेत्रफल दिया हुआ है अब इधर 456 1/2 इंटू आधार निकालना है, तो आधार को हम लोग आधार ही रहने देंगे, इंटू हाइट दिया हुआ 24। पहले इसी को काट लेते हैं 12। अब इस 12 से जो काटते हैं तो फिर हमें निकल जाता है 12 या 36, उसके बाद में फिर 9 हो गया, तो 12 8 96। तो ये हमारा 38 जो आएगा यह आधार होगा, और यही है हमारा आंसर भी। तो ऑप्शन नंबर डी में है 38। तो 12 का पारा में ये 38, 12 में यह 456 कट जाएगी, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 38, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22x - 40 = 207 + 3x। तो x का वैल्यू निकालना है। तो यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आसानी से कैसे बनाते हैं यह देखते हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले करते हैं क्या, 22x है और ये 3x जो है वो इक्वल के उस पार में है, तो इसको हम लोग सीधे इस पार में लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 19x और ये माइनस से इस पार में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 207 और 40 247 हो जाएगा। x के बराबर 247/29। तो ये हम कर लेंगे, तो इससे हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो 13 इसका आंसर हो जाता है। तो यही हमारा पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का मैच कर गया। यह क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन है अपना ट्रिगोनोमेट्री से। तो 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो यहाँ पे हम लोग cos थीटा = √3/2 लिख सकते हैं। 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो cos थीटा बराबर √3/2 लिख लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि cos थीटा यानी कि थीटा कितना एंगल में हमारा √3/2 वैल्यू आता है, तो थीटा बराबर हमारा cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री में हमारा आता है √3/2। तो यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि cos थीटा मतलब 30 डिग्री और tan भी थीटा मतलब 30 डिग्री को लेके बनाते हैं। तो cos 30 यानी कि cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू आप लोग आसानी से टेबल को याद कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो cos 30 का वैल्यू आ जाता है हमारा √3/2 इंटू tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू आता है हमारा 1/√3। ये √3 कट जाएगी, तो फिर हमारा बचेगा कितना 1/2। तो यही हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही को हम लोग टिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये आसानी से बन जाएगी। तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, और जो भी टेबल है वो वैल्यूज़ को भी याद कर लीजिएगा ताकि बनाने में आसानी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। अब उनके पिता की आयु 52 वर्ष है। पिता जो है माता से 2 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वैल्यू, उसका जो फुल वैल्यू दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो उनके पिता की आयु कितना दिया हुआ है, वो 52 वर्ष है। तो पिता के जो है वो 52 वर्ष। पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, माँ से 2 वर्ष बड़े हैं यानी कि पिता से माँ 2 वर्ष छोटी हैं। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा पिता की आयु कितना जाएगा 52 - 2 50 वर्ष। ये निकल जाएगी माता की उम्र। अब जब माता की उम्र निकले तो उससे रिलेटेड किसका बात किया है यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड बड़ी बहन का बात किया। तो बड़ी बहन जो है कि आयु जो कि माँ की आयु से आधी है, माँ की आयु
जितनी भी है उसकी आधी किसकी होती है, तो बड़ी बहन की होती है। तो यहाँ से हम लोगों का बड़ी बहन की आयु निकल जाएगी, मतलब 50 का आधा मतलब 50 का आधा 25 हो जाएगा, यानी कि 50/2 यही कह रहा है। ये हो गया बड़ी बहन की। अब बड़ी बहन और छोटी बहन की आयु में कितना का अंतर है, तो 2 वर्ष का अंतर है। तो अगर बड़ी बहन 25 है तो छोटी बहन उससे 2 वर्ष छोटी होगी, यानी छोटी बहन की आयु 25 - 2 23 ईयर्स। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो छोटी बहन की आयु हो जाएगी 23 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है, मतलब एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एज, उम्र संबंधी जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैंने अच्छे से बताया हुआ है, तो वो सब आप सभी देख सकते हैं। और रेलगाड़ी से भी मैंने वीडियो पहले ही बना रखा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जा करके भी देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से जरूर देखें। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो मैंने जो प्लेलिस्ट में बताया हुआ है रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसमें मैंने ये बताया है कि जब भी कोई रेलगाड़ी होती है वह अगर खंभे को या कोई व्यक्ति को या तो फिर कोई बिंदु को पार करती है, तो इसका मतलब होता है कि रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई को ही पार करती है। तो स्वयं की लंबाई को क्या करती है, पार करती है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो स्वयं की ही लंबाई को पार करती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है और यह स्वयं का ही लंबाई को पार करेगा, और उसका जो गति दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे जानते हैं कि समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, और समय हमारा दिया हुआ है 30 सेकेंड यहाँ पे। तो 30 सेकेंड्स बराबर दूरी कितना है, तो दूरी हमारा स्वयं की लंबाई यानी स्वयं की लंबाई x मीटर, तो x लिख लेंगे, ये मीटर में है। तो चाल जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ में मीटर और सेकंड का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो फिर हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करके मीटर पर सेकंड में ला लेंगे, यानी 30 बराबर x हो जाएगा। और ये 60 है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 × 5/18 कर लेंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 30 बराबर x इंटू मतलब डिवाइडेड बाई, तो 6 से काटते हैं तो 6 के पावर 3 बार में, और ये 10, तो ये हो जाएगा 50, और ये जो 3 है ये चल जाएगी ऊपर में, तो x के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टाइम्स में आ जाएगा। अब x के साथ में इसको x बराबर हो जाएगा 50 × 10, 500 मीटर। तो यही है इसका उत्तर, x बराबर 500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से इसको सही कर लेंगे। तो यह तो कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं आसानी से। इस प्रकार के ही क्वेश्चंस हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए, जो इस बार 2020 में पूछने वाले हैं। तो आप लोग इन सारे मैथ के क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व करते जाइए, ताकि बनाने में आसानी हो। थैंक यू फ्रेंड्स।